अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शागुल एजुकेशन चैनल। दिस इज योर फिजिक्स टीचर एस एम नासिर शाह। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आपके नॉलेज में है कि ग्रेविटेशन का चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। आज इंशाल्लाह जो है वो फर्दर इसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस तरीके से कंसिस्टेंट है, किस तरीके से आपस में रिजेम्बलेंस है, और किस तरीके से जो है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो किस तरीके से इनको एक साथ देखा जा सकता है, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सबसे पहले हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करेंगे, जो ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। जिसका फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया था, एफ इजिकल टू कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर हमने ड्राइव किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि एवरी टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल फोर्स बट इट अपोजिट डायरेक्शन। कि कायनात के अंदर दो या दो से ज्यादा जो ऑब्जेक्ट होंगे वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करके जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर ये ऑब्जेक्ट ए फोर्स लगा रहा है बी पर, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, आपके पास ये फोर्स होगी F12 के, पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया है, और ऑब्जेक्ट बी अगर फोर्स रिएक्शन के तौर पर अप्लाई कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट बी की फोर्स अप्लाई हो जाएगी ए पर, यानी टू पहले दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये F21 हो जाएगी। फ्रॉम द फिगर की बात करें, M1 मास ऑफ बॉडी ए है, M2 मास ऑफ बॉडी बी है, F12 फोर्स विद बॉडी ए अट्रैक्ट बॉडी बी, जबकि फोर्स 21 जो है वो बॉडी बी अट्रैक्ट कर रही है बॉडी ए को। तो अकॉर्डिंग टू दिस लो F12 इज इक्वल टू माइनस F21 आ जाएगा स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके अगर आप देखें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर फर्दर हम देखने जा रहे हैं कि दिस शोज दैट द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आपको क्या दिख रहा है कि दोनों के फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये नेगेटिव में आ जाएगा। नाउ इफ F12 इज कंसीडर्ड एज द एक्शन फोर्स, अगर हम कहें कि जो पहले ऑब्जेक्ट की बी पर फोर्स अप्लाई हुई है एट्रैक्टिव, वो एक्शन फोर्स है, और F21 जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की फोर्स अप्लाई हुई है पहले ऑब्जेक्ट पर, वो रिएक्शन फोर्स है। देन बाय यूजिंग अबव इक्वेशन इट इज कंक्लूडेड दैट एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। तो इस स्टेटमेंट और इस एक्सप्लेनेशन से हमें क्या पता चलता है कि एक्शन जो है वो इक्वल हो रहा है रिएक्शन के, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि नेगेटिव साइन आएगा। रिकॉल दैट, अगर आप इसको रिकॉल करें अबव स्टेटमेंट को, इज इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ भी ये कहता है कि हर एक्शन का क्या है, रिएक्शन है। हर एक्शन का क्या है, रिएक्शन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। सो वी कैन ऑल्सो से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंसिस्टेंट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ओवरऑल कॉन्सेप्ट बनता है वही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ओवरऑल कॉन्सेप्ट बनता है इसके अकॉर्डिंग्स। एग्जाम्पल दे रहे हैं स्टूडेंट कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर हम न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें, तो अर्थ पुल द मून, अर्थ क्या कर रहा है, मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है विद इट्स ग्रेविटी, अपनी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। जबकि अगर हम देखें तो मून पुल्स द अर्थ, मून खुद भी जो है वो अर्थ को क्या कर रहा है, अपनी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो है वो पुल कर रहा है। therefore they form an action pair which is in accordance with the न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप देखें यहाँ पर भी एक्शन और रिएक्शन की फॉर्म आ रही है जो कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डेंस है। सो ये टॉपिक हुआ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने जो है वो आपसे ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी, जिसका फॉर्मूला था v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। कैपिटल जी जो है वो न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का कांस्टेंट था, मास ऑफ एम जो है वो मास ऑफ अर्थ था, आर जो है वो रेडियस था, एच जो है वो हाइट था। अब देखें कंडीशन क्या है स्टूडेंट, आपके पास द टाइम, अब हम निकालने जा रहे हैं उस सैटेलाइट का टाइम कि उसको अपना चक्कर मुकम्मल करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो उसका हमें फॉर्मूला क्रिएट करना है, फॉर्मूला निकालना है। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, सैटेलाइट को अपने प्लेनेट के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करने के लिए जितना टाइम लगेगा वो क्या कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। तो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट, सैटेलाइट का वो टाइम जो हमें रिक्वायर्ड होगा टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, अर्थ के गिर्द अपने एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए इन इट्स ऑर्बिट, उस ऑर्बिट में रहते हुए, ये कहलाएगा हमारे पास टाइम पीरियड।
उस सैटेलाइट को जमीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम लगेगा या जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो कहलाएगा टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो टाइम पीरियड हम किसी भी सैटेलाइट का जो किसने कैलकुलेट करते हैं, टी का फॉर्मूला होता है 2 पाई r अपॉन वी। टी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 2 पाई r अपॉन वी। और लास्ट टाइम हम वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट निकाल चुके हैं, पाई कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू 22/7, दैट विल बी इक्वल टू 3.142। आर रेडियस है, वी फॉर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है, जो कि किसके बराबर होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h। इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। सो जैसे ही आपने इक्वेशन 1 में पुट किया तो v की जगह gm/r+h आ गया स्क्वायर रूट के साथ। अब आप देखें, ये r+h जो है वो किसके बराबर होता है, रेडियस के। तो हमने r+h की जगह क्या रखा है स्टूडेंट, रेडियस रखा। और आपको पता है कि जब भी कोई चीज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है और ये कंडीशन बनती है a/b/c की, तो जब ये a से डिवाइड हो रहा है तो a डिवाइडेड बाय b/c, और ये डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में चेंज होती है तो c ऊपर और b नीचे। इसी तरीके से जब ये डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में चेंज होगी तो r+h जो कि अब r बन चुका है, यानी r ऊपर चले जाएगा और gm नीचे आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2 पाई r अंडर रूट r अपॉन gm। अब स्टूडेंट आपको एक बात पता है यहाँ पर कि कंडीशन क्या है, कि जब भी अगर हमारे पास आर स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, इसका पेयर फॉर्म करते हैं और इसको रूट से बाहर ले लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई चीज हमारे पास, अगर ये आर अगर हमारे पास बाहर मौजूद है तो ये रूट से बाहर आया हुआ है। अगर मैं इसको रूट के अंदर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर मैं इसको रूट के अंदर करूंगा तो ये वाला आर तो एज इट इज कॉपी होगा, बट ये रूट के अंदर जाते ही क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि आर स्क्वायर जब रूट से बाहर आता है तो सिंगल आर होता है, और जब रूट के अंदर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है। तो बेस सेम पावर है, आर स्क्वायर r³ आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज कॉपी होगी। सो वी हैव द फाइनल टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r³ अपॉन कैपिटल G कैपिटल M। सो above इक्वेशन गिव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। above इक्वेशन यानी कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r³ अपॉन gm इस बात को शो कर रहा है कि इतना टाइम अर्थ को, इतना टाइम सैटेलाइट को लगेगा अपना एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए अर्थ के गिर्द। थस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको हेल्प करता है सैटेलाइट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि जमीन के गिर्द हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शागुब एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।